और अब वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में एक कोरोना वायरस का असर कम होता नजर आ रहा है, यानी कई जगह ये कम हुआ और कई जगह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताज़ी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 482 नए मामले सामने आए और 12 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 1.63% है और इसी बीच कुल संक्रमितों का आंकड़ा 72,642 तक पहुंच गया, जबकि इसमें से 66,147 लोग ठीक हो चुके हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 9,779 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसी बीच उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,185 तक पहुंच गई है। यानी कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परेशानी और चिंता भी बढ़ने लगी है। और देश की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए हरिद्वार में कई जगह विभिन्न संगठनों ने धरना दिया। बैंकों की हड़ताल से खाता धारकों को खासी परेशानी हुई। कई बैंकों के बंद होने से करोड़ों का लेन देन अटक गया और क्लियरेंस के काम लटके हुए हैं। बैंक यूनियन के नेता राजकुमार सक्सेना ने धरने के दौरान कहा, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के विरोध में निर्णय ले रही है, जबकि हित में एक भी निर्णय लागू नहीं किया। उन्हें मिलने वाले लाभों में कटौती की जा रही है। इसकी बुनियाद तो फासिस्ट सरकार जो आज से 6 साल पहले आरएसएस सरकार जो आई है, वो एक ही सूत्री एजेंडा है उसका, पूंजीपतियों का हिमायती। और पूंजीपति भी क्या है, ये गुजरात का प्रधानमंत्री बना है और गुजराती जितने भी पूंजीपति हैं, अडानी से लेके अंबानी तक, उनका किस तरह से बढ़ोतरी हो, किस तरह से उनका उठान हो और देश चूल्हे भाड़ में जाए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी बता दें कि कौन सा काम आज तक उन्होंने 6 साल में मजदूर हित में, किसान हित में, रोजगार हित में, विद्यार्थी के हित में कौन सा काम किया, बता दें हमें बीजेपी की सरकार या मोदी जी बता दें, गिना दें हमें कि एक काम हमने मजदूरों के हित में किया है। देश भर में जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, मतलब नॉट ओनली इन बैंक, जितने भी अदर कारखानों की BHEL और जितने भी इस तरह के 25 करोड़ लगभग आज मजदूर वर्ग जिसे कह सकता है हम लोग, तो टोटल के टोटल लोग आज भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के अगेंस्ट में हैं, जिसके अंतर्गत जो उन्होंने श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है। एक तो मेन डिमांड ये है कि उस परिवर्तन को रोका जाए। और जहाँ तक बैंकों का सवाल है, हम लोगों की जो स्ट्राइक के मेन मुद्दे हैं, एक तो जो आउटसोर्सिंग हमारे बैंकों में बहुत बढ़ गई है। पहले पूरी परमानेंट नियुक्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब परमानेंट नियुक्तियों को छोड़ के टेम्प्रेरी लोगों से काम कराया जा रहा है। जिस तरह की डिक्टेटर सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो आम जन के लिए, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम वर्ग कोई भी हो, उसके लिए कहीं भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। उसी कड़ी में आज हम सब लोग जो मजदूर एकता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये खाली BHEL हरिद्वार में ही नहीं, पूरे देश में मजबूर होकर हमने आज, हमारे सेंट्रल लीडरों ने ये डिसीजन लिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया है कि जिस तरह डिक्टेटरशिप सरकार हो रही है, इसको हिलाने के लिए, अपनी बातों को मंगवाने के लिए 26 तारीख की स्ट्राइक पर पूरा देश जाएगा। और उसी कड़ी में हम भी आज यहाँ पर एकत्रित हैं और स्ट्राइक पूरे हमारी कंपनी में चल रही है। और काशीपुर पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रकाश खरबोला ने निजी अस्पताल का निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा। बता दें कि प्रकाश खरबोला ने काशीपुर के नव्या अस्पताल और स्पर्श अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बायोवेस्ट कचरे का निस्तारण सही से न किए जाने समेत कई अनियमितताएं यहां पे पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ के प्रमुख जो थे उनको फटकार भी लगाई और उन्हें जल्द दुरुस्त करने के लिए कहा। अस्पताल का निरीक्षण करा, जैसा कि मैंने नगर निगम में भी आपसे कहा कि हमारा काम अभी हम चाह रहे हैं अवेयर करा जाए लोगों को, जिससे लोग सुधरें। क्योंकि जो NGT ने पिछले मार्च में उत्तराखंड में निकायों पे जुर्माना लगाया था, उसके लिए क्या क्या कमियां हैं उसको हमने नोट करा। उसके अनुसार हम जैसे बायोमेडिकल वेस्ट में उसमें कमियां बताई गई थी, तो हम चाहते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर पूरी व्यवस्था डालें। अभी क्या कि पूरे अस्पतालों को मालूम ही नहीं है कि इस व्यवस्था को क्या क्या करना है। 2016 में बायोमेडिकल रूल तो बन गया,
लेकिन जब लोगों को बार बार कार्रवाई या लोगों को नहीं बताएगा, बहुतों को भी जानकारी नहीं है, तो हम चाहते हैं एक बार जैसे यहाँ 2 अस्पताल चेक कर उनको जानकारी बता दी, उनसे दूसरों को हो जाएगी, दूसरों तीसरों को हो जाएगी। इसलिए जैसे इन्होंने 5 दिन के लिए कहा, लेकिन जब हम अगले 60 दिन के बाद जब आएंगे तो कोई भी कमी पे कहीं भी जो है रिलैक्सेशन नहीं होगा। और राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय संविधान के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संविधान के महत्व और लोकतंत्र में संविधान की सहभागिता पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कॉल पे एनडीए की सरकार ने 26/11 को संविधान दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, उसके क्रम में एक संविधान निर्माण समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका स्मरण करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और संविधान के प्रति अपना रिजॉल्व, अपना संकल्प, अपना प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। वो कार्यक्रम था। अभी जो दूसरा कार्यक्रम है, जो अभी बैठक चल रही थी, इस कार्यक्रम में संविधान दिवस के रूप में बहुत सारे साथियों ने संबोधित भी किया। दूसरा कार्यक्रम अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है 5, 6, 7 को, उसके तैयारी संबंधी बैठक थी, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर के सेफ हाउस तक कहाँ उनके स्वागत होने और क्या क्या उनके मीटिंगों के कार्यक्रम है। 3 दिन का उनका प्रवास है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को ए कैटेगरी का स्टेट माना है। ए कैटेगरी का स्टेट से मतलब है जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है। वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे देश में ये कार्यक्रम है और पूरे 6 महीने के अंदर 120 दिन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास होना है। 3 दिन का प्रवास उत्तराखंड के अंदर, उसके तैयारी से मिलेगा। थैंक यू। और कुंभ में अब कुछ ही वक्त बचा है। मेला प्रशासन की तरफ से मेले को भव्य बनाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। कुंभ मेला प्रशासन की तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में चल रही हैं और 2021 कुंभ को प्रयागराज में हुए कुंभ की तरह भव्य और दिव्य बनाए जाने की बात कही जाती रही है। इसी कड़ी में अब प्रयागराज में हुए कुंभ की तर्ज पर महिला संतों ने, परी अखाड़े ने पुरुष अखाड़ों के संतों की तरह ही अलग से शाही स्नान और बाकी सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। महिला संतों के लिए जमीन दें, सुविधा दें, सुरक्षा दें और स्नान के लिए भी उनकी सुरक्षित व्यवस्था, अलग से समय दें, जिससे उनके साथ किसी प्रकार का व्यवधान स्नान में और पूजा पाठ में न हो सके। सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि जरूर करेंगे। जैसे 13 रुपया उनसे नहीं मांगा है। मेरे पास जमीन नहीं है परी अखाड़े के लिए, तो वो सबसे पहले तो परी अखाड़े को जमीन दें और उसे सुरक्षित करें, जिससे हमारी साधवियाँ वहाँ पर रह सके, उसकी पूरी व्यवस्था करें। हाँ, महिला संत आई हैं, उनके द्वारा जो है जो पहला अर्धकुंभ हुआ है इलाहाबाद में, उनको कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई थी। इसी तरह जो हमारा अर्धकुंभ 2016 में हुआ था, यहाँ भी सुविधाएं प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने उसका एक आवेदन पत्र दिया है जो रजिस्टर्ड कर लिया गया है और समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा। क्या मांग क्या है इनकी सर? मतलब कि चूँकि खुद को परी अखाड़ा की कह रही हैं और कह रही हैं कि हम स्नान करेंगे, अलग से हमें सुविधाएं दी जाएं। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उस पर मंथन करना अभी बाकी है और चूँकि केवल इस स्तर पे निर्णय अब उसमें नहीं लिया जा सकता। साधुओं का पूरा अखाड़ा पर सम्मान करता है, लेकिन वो साधु ही हो तब। जैसे हमारे तमरा दीदी जी हैं, उमा भारती जी हैं और निरंजन ज्योति जी हैं, ये सब साधु परंपरा में साधु बनी हैं। त्रिकाल भवनता का न गुरु की परंपरा ज्ञान है, न शिष्य परंपरा का ज्ञान है। कौन गुरु कौन चेला ये भी ज्ञान नहीं है। अपने मनमुखी कपड़ा पहन के, खड़ाऊँ पहन के खटपट जहाँ पर जी वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में इन्हें कोई सुविधा नहीं मिली थी, उज्जैन में भी नहीं मिली थी, त्रंबकेश्वर में भी नहीं मिली थी। और यह शंकराचार्य अपने को लिखती हैं कि सिप्पीट शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य केवल हमारे सनातन परंपरा में 4 ही तो हैं। ये अपने कभी शंकराचार्य बन जाएंगी, कभी लाल बत्ती में घूमेंगी, कभी नीली बत्ती में घूमेंगी। कितने लोगों के साथ इन्होंने ब्लैकमेल किया। और बाजपुर पुलिस को उस वक्त फायरिंग का सामना करना पड़ा जब पुलिस शादी समारोह में मारपीट और फायरिंग करने के आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देने पहुंची थी, जहां दबंगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में
3 गोलियां चलाई। बता दें कि शादी समारोह में 2 युवकों में आपस में गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई थी, फायरिंग हुई थी और उसी सिलसिले में पुलिस वहां पहुंची थी। पाठक नाम का एक व्यक्ति थाने पर आया था, जिसके द्वारा विशाल शर्मा और उसके साथ एक और व्यक्ति पर एलिगेशन लगाया गया था कि शादी समारोह में उसके द्वारा फायर किया गया है, हवाई फायर, और उस पर रिवॉल्वर तानी गई है। तो उसने जो एप्लीकेशन दी थी उस पर मुकदमा कायम करके पुलिस जब विशाल शर्मा और उसके भाई के घर पे गई और पुलिस ने अनाउंस किया प्रॉपर वहाँ, तो इन्होंने गेट खोलने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। टोटल 13 राउंड फायर इनकी तरफ से पुलिस पार्टी पर किए गए हैं, जिनके खोखे हमने बरामद कर लिए हैं। उसके बाद पुलिस ने भी जब रिटेलिएट किया है तो 3 राउंड फायर किया है। उसके बाद ये लोग भाग गए हैं। बाद में पुलिस ने इनको किसी तरीके से पकड़ा है। इनके जो असले हैं वो लाइसेंसी असले हैं, एक 12 बोर की राइफ़ल है और एक रिवॉल्वर है 32 बोर का, वो हमने कब्जे में ले लिया है। और जो खोखे कारतूस हमें मिले हैं लगभग 13 हैं। उसके अलावा 3 राउंड जो फायर हमारी तरफ से हुआ है उसके भी खोखे हमारे बरामद हो गए हैं। बाकी इन तीनों को अरेस्ट करके आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो गई थी हमारी, उनके पास AK-47 और पिस्टल थी, तो AK-47 के 2 फायर और एक पिस्टल का फायर किया गया है। 303 में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए 303 हम लोग सजेस्ट भी नहीं करते हैं इस तरीके के दबिश में ले जाने के लिए। तो एक जो राइफ़ल थी उसको हम रिप्लेस कराएंगे। और नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयज के बैनर तले अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग समेत अन्य 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पोस्टल सर्विसेज के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया और पोस्ट ऑफिस में ताला बंद कर अपनी नाराजगी जाहिर की। जिला मुख्यालय गोपेश्वर के मुख्य डाकघर पर भी डाक कर्मचारी इकट्ठा हुए, नारेबाजी की और कहा कि हमारी मांगों पर यदि गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये मुख्य तौर पे 2 मांगे हैं हमारी, एक पुरानी पेंशन बहाल के लिए और NPS बंद करने के लिए, और अभी जो महंगाई भत्ते के लिए पे रोक लगी हुई है सरकार के द्वारा, उसको अनफ्रीज करने के लिए हमारी मांग है। इसके लिए आज हम स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पर हैं। और बाजपुर चीनी मिल प्रशासन की लापरवाही से परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि बाजपुर चीनी मिल प्रशासन किसानों का गन्ना समय से नहीं खरीद रहा और किसानों को जबरन परेशान कर रहा है, जिसे लेकर किसानों ने चीनी मिल में प्रदर्शन किया। ये चीनी मिल किसानों की साझे की बनी हुई है। हर किसान का हिस्सा इस मिल में है। हर किसान इसका मालिक है, चाहे उसका 1 रुपये का ही हिस्सा है। ये चीनी मिल में जो काश्तकार गन्ना लाए हैं उनको 38 घंटे अपनी ट्रॉलियां लाते हुए यहाँ समय हो गया है, टोकन हुए हुए, जो कि अभी चीनी मिल के कांटे तक नहीं पहुँची हैं। 20 तारीख को इसका उद्घाटन 20 तारीख को इसका उद्घाटन का अब तक वो नहीं चल रही है। हज़ारों कुंटल हमारा गन्ना यहाँ किसानों का यार्ड में सूख रहा है, उसकी भरपाई कौन देगा? 3 दिन हमारे हो गए ट्रैक्टर ट्रालियों को, उसका किराया कौन देगा? इतने का गन्ना नहीं है जितने का हमारा यहाँ ट्रैक्टर ट्राली का किराया हो गया। गन्ना सूख गया। किसान के लिए कोई खाने पीने का प्रबंध यहाँ नहीं है। हमें ये पता चला कि इनके जो रोले होते हैं क्रशिंग करने के लिए, वो भी बाहर से आए नहीं है बन के, तो इन्होंने उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करने के बाद हमें उस दिन भी लग रहा था कि ये चीनी मिल जो है अगर मान लो इसी स्पीड से चलती रही जैसे इन्होंने काम कर रहे हैं, तो ये 2 तारीख से पहले, दिसंबर की 2 तारीख से पहले नहीं चल पाएगी। लेकिन इन्होंने इंडेंट भेज दिया। अब किसानों को 56 घंटे यहाँ खड़े हुए हो गए। ना तो इनका कैंटीन का इंतज़ाम है, ना इनका रहने का लोगों का इंतज़ाम है। तो 56 घंटे तक ये घर से खाना मंगा के खा रहे हैं। एक तो हमारे ट्रैक्टर ट्राली यहाँ खड़े हैं, दूसरे नंबर पे हमारे घर का काम रुक गया, तीसरे नंबर पे इन जो यहाँ आदमी बैठे हैं उनका खाने के लेने के लिए 2 करके मेंबर वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो जब इनको पता था कि हमारी फैक्ट्री ख़राब है तो इंडियन ने इंडेंट क्यों भेजा? अगर हो भी गया था तो इंडेंट फ़ौरन तौर पे फार्मों में जाकर रोकते कि आप गन्ना अपना मत लाओ भाई, यहाँ हमारे पास इंतजाम नहीं है अभी। और रुड़की का प्राइवेट अस्पताल उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब अस्पताल के बाहर मरीज के तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामला यह कि महिला को डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया।
उसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। तब डॉक्टर ने महिला के परिजनों से बिना पूछे ऑपरेशन किया और उसी में लापरवाही का आरोप लगाया गया। सुबह स्टाफ आया था, स्टाफ ने बोला कि आंटी इनके पति कहाँ हैं। मैंने कहा क्या बात थी बेटे मुझे बता। उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रिशन वो फेंक दे क्या। मैंने कहा है कि आंटी तुम्हें पता नहीं। मैं कहा ना बाबू हमें तो पता नहीं इस बारे में कुछ। कहने लगे मैं क्या ये क्या हुआ। कहने लगे कि क्या ना मैं तुम्हें पता ही नहीं। मैं कहा ना हमें नहीं पता। कहने लगे कि फिर इस तरह बात है। नुकांटी में तुम्हें अंदर कमरे में बता रही थी कि न्यूट्रिशन निकालनी पड़ जा और इस तरह मरीज। ऐसा है, आज अमन सिंगल जबरेड़ा निवासी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि अभिलाषा नर्सिंग होम में इनके द्वारा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि बिना उनकी कंसेंट के डॉक्टर ने इनकी पत्नी का ऑपरेशन कर बच्चादानी निकाल दी है। तो इसी आरोप को लगाते हुए इन्होंने तहरीर दी है जो कि जांच की जा रही है। बाद जांच इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, अब डॉक्टर की तरफ से ऐसी कोई तहरीर अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। धनोल्टी में राजकीय महाविद्यालय थ्यूड़ में एक दिन के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और कोविड-19 जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं आपदा प्रबंधन पर कार्य कर रहे संवेदना प्रोजेक्ट के प्रबंधक राजकुमार के सहयोग से किया गया। ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये हमारे संवेदना प्रोजेक्ट के माध्यम से एक DIDRR का प्रोजेक्ट साथ में हम लोग काम करते हैं। तो ये हम पूरे जौनपुर ब्लॉक के 60 गांव में ये इस प्रकार के जो आपदा के बारे में हम लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं। क्योंकि आपदा जब आती है, आपदा का पता किसी को नहीं होता है, लेकिन हम जब स्वयं जागरूक होंगे हम दूसरे को भी बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। ये जो आपदा का जो मेन कारण होता है, आपदा 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक आपदा होती है, मानव निर्मित आपदा होती है। अब प्राकृतिक आपदा में तो जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, अचानक से कहीं पर जैसे पनगोला जो फटता है ये हो गया। और जो मानव निर्मित, जैसे मैं अभी यहाँ कॉलेज के सामने सड़क जो कटान देख रहा हूँ, ये है मानव निर्मित, क्योंकि सड़क का कटान हुआ है और उसके ऊपर गांव बसा है। तो कोरोना के बीच हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टर भी सक्रिय हैं, जो हल्के बुखार और सर्दी जुकाम के मरीजों को दवा तो दे रहे हैं, जो कि बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि इन लक्षण से ही कोरोना की जांच और उसका पता चलता है। लिहाजा CMO भागीरथी जोशी ने पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर ऐसे झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ अभियान चलाया है कि कुछ बुखार के मरीजों को झोलाछाप डॉक्टर देख ले रहे हैं और उनकी कोरोना जांच अगर नहीं हो पाती है तो समाज में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए टीम लगाकर जो है इनके यहाँ छापेमारी की जा रही है और जैसा अगर कुछ गलत पाया जाता है अनियमित तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, पहले भी शिकायत मिली है कि झोलाछाप डॉक्टर रहे हैं, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हुई। अब हम उम्मीद माने कि अब कार्रवाई होगी, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, हमें और सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे में और कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल, अगर अनियमितता पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। और मरीजों को जीवन दान देने वाला रुड़की का ब्लड बैंक कोरोना की मार झेल रहा है। ब्लड बैंक में खून की कमी ने मरीजों की चिंता बढ़ा दी है। 350 यूनिट की क्षमता वाले रुड़की के ब्लड बैंक में नाम मात्र ही ब्लड बचा है, जबकि इस ब्लड बैंक में थैलीसीमिया से पीड़ित करीब 56 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। या कोई बच्चा है या DIC के अंदर पेशेंट्स हैं, थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड यहाँ से अवेलेबल हो रहा है। तो गरीब जनता जो है तो वो तो सरकारी में ही आएगी, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड मिलेगा। पहले पूर्व में 650 रुपए का रेट था, उसे बढ़ाकर मात्र 1050 किया गया है। हमारे पास करीबन 350 यूनिट ब्लड की कैपेसिटी है और अभी ब्लड, क्योंकि कोविड की वजह से कैंप्स काफ़ी कम लग रहे हैं और इसमें काफ़ी हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार ब्लड काफ़ी कम हो जाता है और हमें 1 या 2 यूनिट पर हर ग्रुप की बचा के रखनी पड़ती हैं किसी इमरजेंसी के लिए, कि कोई सीवियर कोई ट्रॉमा ना हो जाए या कोई गर्भवती महिला ब्लीडिंग एकदम सडनली शुरू ना हो जाए। ऐसे मरीजों के लिए 1 या 2 यूनिट हम बचा के रख चलते हैं रिजर्व के लिए। और लेकिन अभी ओवरऑल ही कमी हो रही है। जल्दी हमारे इस हफ्ते में 1-2 कैंप लगने वाले हैं। अब थोड़ा पब्लिक निकल के बाहर आनी शुरू हुई है, तो उम्मीद है कि 15 दिन 20 दिन में हमारे काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा।
तो दून शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम देहरादून ने नई योजना बनाई है, जिसके तहत निगम में आने वाले सभी 100 वार्ड में से स्वच्छता सेना बनाई जाएगी। इस सेना को जगह जगह गंदगी फैलाने वाले लोगों पर चालान काटने का अधिकार होगा। स्वच्छता सेना का हम लोग गठन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया था कि चालान करने का अधिकार, जो लोग नालियों में कूड़ा फेंक देते हैं या सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं करते एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत, तो उसमें कुछ NGOs को या वॉलंटियर्स को भी हम लोग चालान करने की अधिकार दें। इसके लिए हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें जन सामान्य को हम ये अपने पोर्टल पर ये खोलेंगे कि जो लोग इसमें वॉलंटियर बनना चाहें तो एक कोशिश ये हो कि हर वार्ड में 10-10 लोगों को एक वॉलंटियर तैयार किया जाए। वो खुद भी एक सोशल पुलिसिंग का काम करें और हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर भी निगाह रखें, देखें कि सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और अपने सुझाव दें। एक नवीन अभिनव प्रयास है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।